हम लोग सेकंड फेज पढ़ रहे थे फ्रीडम फाइटिंग का या स्वाधीनता आंदोलन का। उसमें सेकंड फेज उसमें हम लोग 4 चरण में बांटे थे, याद है ना। 4th फेज था। पहला क्या था? अंठानवे के 58 इतना बड़ा बलंडर मत करो, ठीक है। तो सेकंड फेज पे हम लोग बात कर रहे थे। जो सेकंड फेज था उसमें था कमर्शियलिज्म या वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद था सेकंड फेज में। सेकंड फेज में नेक्स्ट क्या था? सेकंड फेज में ही इंडस्ट्रियल फेज था या औद्योगिक चरण था। औद्योगिक चरण। तीसरा था फिनेंशियल स्टेज या वित्तीय चरण। और चौथा क्या था? 3 ही था, ठीक है। हाँ ठीक है। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि वाणिज्यिक चरण में क्या होगा। वाणिज्यिक चरण कब से कब है? 1765 से 1813 तक। अब इस सिंपल सा मतलब ये है कि इस समय कंपनी की नीति या अंग्रेजों की नीति हर एक मामले में अलग अलग थी। कौन कौन सा मामला था? तो मामला अगर देखा जाए कुल मिला कर कहें तो इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का नीति था कि अधिक से अधिक रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए। कब से कब तक की हम बात कर रहे हैं? 1765 से 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या सोच रही थी, क्या कर रही थी? जो सोच रही थी वही कर रही थी। तो क्या सोच रही थी? तो सबसे पहला जो इनका सोच था वो ये था कि अधिक से अधिक रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए, राजस्व को संग्रह किया जाए। क्यों भाई? तो आप समझ सकते हैं, कल भी हम बताए थे कि यहीं के रेवेन्यू से, यहीं से रॉ मटेरियल खरीदना, कच्चा माल खरीदना, उसको यूरोप, हाँ यहीं का पैसा यहीं यूज करना, यहीं के पैसा से कच्चा माल खरीदे, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स खरीदे यानी विनिर्मित सामान खरीदे और उसको ले जा करके इंग्लैंड के बाजार में बेचे या यूरोप के बाजार में बेचे, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके राजस्व संग्रह करना था और इस संग्रहित राजस्व को व्यापार में उपयोग करना था। इसी चरण को कहा गया है कमर्शियल स्टेजेस या कमर्शियल फेज। इनका सोच ये था। हाँ, ये कुछ इसी तरह से है। आज भी देखो पॉलिटिशियन कंपनी के पास जाता था, इंग्लैंड के सरकार के पास नहीं जाता था, कंपनी के पास जाता था। कंपनी के जो शेयर होल्डर थे इंग्लैंड में, उनमें बंटता था फायदा जो भी होता था। उनका जो बीओडी और सीओडी था, बोर्ड ऑफ बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सीओडी, ये अपने हिस्से को बांटते थे आपस में, ठीक है। तो हाँ, जैसे आज भी अगर देखो तो वर्तमान में जो राजनीति पदों पर बैठा हुआ है, जिसके पास वो टैक्स देगा, हिस्सेदारी नहीं था। जैसे आप भी आज भी आपकी कंपनी जो बनती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, आप उसमें क्या करते हैं? सरकार को टैक्स देते हैं। तो वही वहां भी उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भी रजिस्टर्ड हुई थी, पंजीकृत हुई थी, तो वो भी देती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट को। आफ्टर 1857 यहाँ के पावर को, कंपनी के पावर को ओवरटेक कर लिया गया बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। उसके बाद से सरकार अब सरकार सब कुछ करने लगी। जैसे 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 आप ऐसे देखो, जैसे आपके यहाँ आफ्टर
1857 के रिवोल्ट के बाद ही हुआ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि भाई जैसी पॉलिसी या जैसी स्ट्रेटेजी पे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में गवर्न कर रही है, सरकार चला रही है, उससे अफरा तफरी हो सकता है, लोगों में असंतोष हो ही गया था, लोग बगावत कर ही चुके थे, जगह जगह विद्रोह होने लगा था। वो तो कुछ लोग या चंद राजा रजवाड़े जमींदार अगर गद्दारी नहीं किए होते तो 1857 में ही अंग्रेज अपना बोरिया बस्तर बांध करके चले गए होते। लेकिन हमारे भारत की आबो हवा में, इसकी फिजा में गद्दारी का बदबू घूमते रहता है। यहाँ पे गद्दार, हाँ, 100 में 99 बेईमान है, फिर भी हमारा देश महान है। तो यहाँ के नसों में गद्दारी है। तो ये अगर गद्दारी नहीं किए होते तो 1857 में ही भारत अंग्रेजों के कब्जे से या चंगुल से मुक्त हो गया रहता। 1857 के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि भैया हाथ से निकल जाएगा अपना कॉलोनी। उनको लॉस दिख रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस तेजी से इंग्लैंड का हुआ था, उस इंग्लैंड के उद्योगों को कच्चा माल और विनिर्मित वस्तु के लिए, दोनों के लिए ही बाजार चाहिए था। और भारत एक बहुत अच्छा बाजार था। 50 करोड़ की आबादी वाली विशाल बाजार था। आज भी भारत अपने बाजार के बल पर ही धौंस जमाता है दुनिया में। इसी चीज को मोदी समझ लिए हैं कि हमारे पास 140 करोड़ की आबादी है, जिस दिन हम जिस कंट्री का मार्केट से काट देंगे उनकी स्थिति खराब हो जाएगी। मान लो हम एप्पल है, मान लो हम सैमसंग है, नोकिया है, ये है, वो है, फिलिप्स है, पैनासोनिक, पता नहीं कितनी सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। अगर वो वस्तु बनाती हैं और उनको बेचने का बाजार ही न मिले तो वो क्या करेगी बेचारी? अगर वो बिकेगा नहीं दिन, वहां पे मदर कंट्री में क्या होगा? जहां पे वो बन रहा है सामान, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, बेरोजगारी आ जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगा। तो बाजार बहुत जरूरी है। बाजार के बगैर कुछ भी नहीं है। आज हम कितना अच्छा टीचर है, कोई मतलब नहीं रखता अगर मेरे पास बाजार नहीं है, मेरे पास 500, 1000, 2000 लड़के नहीं है तो बाजार, इसीलिए तो पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी रिसेशन में चले गया था कोरोना काल में, क्योंकि मार्केट में मनी का फ्लोटिंग, मार्केट में अगर मनी का फ्लोटिंग रुक गया देन इकोनॉमी डेड हो गया। जितना मनी का रोटेशन होगा उतना ही हेल्दी इकोनॉमी होगा। अगर मनी स्टक कर गया, ब्लॉक कर गया एक ही जगह पे जाकर के, देन इकोनॉमी और चरमराने लगता है। अब आज के संदर्भ में देखा जाए तो आज भी जो पॉलिटिशियन है, वो पॉलिटिशियन भी यही काम करते हैं। वो भी रेवेन्यू, जो सरकार का राजस्व है, उसको किसी ना किसी तरीके से अपने पास ले आते हैं। गैर कानूनी तरीके से आता है सरकारी खजाना में और फिर बजट के माध्यम से फिर अलॉट किया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, अलग अलग मिनिस्ट्री को। फिर वो मंत्री से लेकर के आईएएस तक बढ़ता है। तो वो जो कंपनी करता था वो आज भी करते हैं पॉलिटिशियन। आज भी आप ही के पैसा से, कोई इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, आप ही के पैसा से वो अपने पैसे मल्टीनेशनल कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगले साल जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे कोई ठिकाना नहीं है। तो इस साल जीते हैं तो 5 साल में जितना लूट सकना है लूट लो। तो जो अंग्रेज करके गए हैं वही आज भी हमारे पॉलिटिशियन करते हैं। हाँ, ये परंपरा, ये धारा खत्म हो सकता था अगर कांग्रेस चाहती तो, लेकिन 70 सालों तक इसने सिर्फ, क्योंकि उसी के शागिर्द थे, उसी के संतान, नाजायज संतान है कांग्रेस, ब्रिटिशर्स की ही तो नाजायज संतान है। हाँ, तो इनका सोच क्या था समझ में आ गया। अब इस सोच को एग्जीक्यूट करने के लिए कि कैसे अधिक से अधिक रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए और उस कलेक्टेड रेवेन्यू को कैसे इन्वेस्ट किया जाए और फायदे के लिए, तो ये सबसे पहला, इसी चरण को हम लोग कहते हैं वाणिज्यवाद या कमर्शियल फेज। अब इस फेज में क्या क्या किया गया? तो इस फेज में भारतीय लोकमानस के सभी आयामों पर हस्तक्षेप किया जाने लगा। जैसे पॉलिटिक्स में, राजनीति में, समझ लेना यहाँ पे ये पूरा ओवर लुक है पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को। इसके बाद आप मॉडर्न हिस्ट्री के एक छोटा छोटा टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि अंग्रेज क्या सोच रहे हैं, कैसे करेंगे। तो राजनीति में क्या कर रहे हैं, फिर प्रशासन में क्या सुधार या परिवर्तन ला रहे हैं, प्रशासनिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन यहाँ पे लिख लो क्या लाया गया,
प्रशासनिक परिवर्तन, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, यानी कि भारतीय लोकमानस या जनमानस के जनजीवन में जितने भी आयाम हैं, यही 4 आयाम होते हैं किसी भी देश के जनजीवन का। उसके जनजीवन में राजनीति का पहल और हस्तक्षेप होता है, प्रशासन का नियंत्रण होता है, भागीदारी होता है, आर्थिक या अर्थव्यवस्था का वो हिस्सा होता है, उसमें योगदान देता है, भागीदार होता है, सामाजिक प्राणी है, सामाजिक सृजन, सामाजिक संचालन में वहां का जनमानस का भूमिका होती है, वो उसके संगठक की तरह होता है, कंपोनेंट्स की तरह। और संस्कृति, ये संपूर्ण का संश्लेषण संस्कृति है। संस्कृति इन सबों से का कंबाइंड रूप ही कल्चर है। तो कल्चर में और भी कल्चर के इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि धर्म है, लोक व्यवहार है, आचार विचार है, खान पान है, रहन सहन है, ये सब कुछ संस्कृति। तो क्या इसके प्रति क्या दृष्टिकोण है? तो कुल मिलाजुला करके 1765 से 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या मोटिव था भारत में, क्या लक्ष्य था, क्या गोल था? तो अधिक से अधिक रेवेन्यू कलेक्ट करना और उसके माध्यम से अपने व्यापार को और समृद्ध करना, व्यापार को और समृद्ध करना और अधिक मुनाफा ओरिएंटेड बनाना। तो इसके लिए क्या किया गया? तो उसके लिए पॉलिटिकल चेंज लाया गया, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज लाया गया, उसके लिए इकोनॉमिक पैटर्न को चेंज किया गया, उसके लिए सोशल जो स्ट्रक्चर है, सोशल फेनोमिना को भी चेंज करने की कोशिश की गई और कल्चर में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया आरंभ में। 1813 के बाद से फिर कल्चर में भी हस्तक्षेप शुरू होगा, जब पहली बार भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश दिया जाएगा। अभी तक ईसाई मिशनरी यहाँ पे नहीं आया है ईसाई धर्म को प्रसारित करने के लिए। तो पहले चरण में या वाणिज्यवादी चरण में ये सब काम किया जाएगा। ठीक है, तो अब राजनीतिक परिवर्तन में क्या किया गया फर्स्ट स्टेज में, ये भी जान लेते हैं। तो पहला चरण में जो लाया गया वो लाया गया घेरे की नीति। पॉलिटिकल चरण में पहली बार लाया गया कैसे राजनीति पर नियंत्रण किया जाए, भारत के राजनीति पर। तो याद रखो, जेहन में रखो कि 1757 से लेकर के 1764 तक ईस्ट इंडिया कंपनी 3 मेजर या महत्वपूर्ण युद्ध लड़ी थी। कर्नाटक का युद्ध, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। और इन तीनों युद्ध में विजय के उपरांत अब उसको अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को सिद्ध करने का समय आ गया था, या राजनीतिक महत्वाकांक्षा को हासिल करने का समय आ गया था। कि उनको फायदा और नुकसान समझ में आ गया था कि अगर हम बंगाल पर नियंत्रण कर लेते हैं, बंगाल की सत्ता को अपने कब्जे में कर लेते हैं, दिन बंगाल के सारे संसाधनों पर हमारा कब्जा हो जाएगा, वहां का रेवेन्यू हम कलेक्ट कर सकते हैं। आज भी देखो, आज भी यही चीज है। पॉलिटिशियन जो होते हैं सत्ता में क्यों आते हैं? क्योंकि अगर वो सत्ता में आ गए, दिन उस देश के सारे रिसोर्सेज पर उनका कब्जा हो जाएगा। वो जिसको चाहेंगे उसको देंगे, जितना चाहेंगे अपने रखेंगे, और जनता से हार तोड़ टैक्स भी लेंगे। तो यही चीज तो अंग्रेज करने लगे थे। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जो उन्होंने पिछले 1757 से 65 में अनुभव किया कि बंगाल सूबा को कब्जा में कर लिया तो कितना उनको फायदा हुआ। मद्रास प्रेसिडेंसी के क्षेत्र को, कर्नाटक युद्ध में मद्रास प्रेसिडेंसी को जब अपने कब्जे में ले लिया, नियंत्रण उसके नियंत्रण में हो गया, तो उसको फायदा दिखा। जब उसको फायदा दिखा, दिन वो सोचा कि पूरे भारत को ही क्यों न कब्जे में ले लिया जाए। तो इसके लिए उसने सबसे पहला जो पॉलिसी या स्ट्रेटेजी लाया वो था घेरे की नीति। इस पे हम बात करेंगे, घेरे की नीति। इस नीति के अंतर्गत क्या था कि जो एनिमी स्टेट था, जो शत्रु राज्य था, उस राज्य को अपना जो अलायंस स्टेट है या जो मित्र राज्य है या जो सपोर्ट करने वाला स्टेट है उससे घेर करके रखे, ताकि जब जरूरत पड़े उसको ऑक्युपाइड कर ले।
तो ये पॉलिसी लाया गया, घेरे की नीति। घेरे की नीति के अंतर्गत दुश्मन राज्य को, ये मान लो एनिमी स्टेट है, अब इस एनिमी स्टेट को अपने मित्र राज्यों से हमेशा घेर करके रखना, ताकि बेटा ये कहीं कुछ करे नहीं, किसी दुश्मन राज्य के साथ मिल करके अलायंस बना करके कहीं उसके खिलाफ कोई डिप्लोमेसी न करे, कोई उसके हित को बाधित न करे। तो हमेशा इसको जो दुश्मन राज्य है उसके आसपास के राज्यों के साथ मित्रता कर लेना और इसको अकेला कर देना, आइसोलेट कर देना, ताकि वो कमजोर हो जाए। जैसे कि आज किया गया है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ भारत क्या किया, अमेरिका के साथ दोस्ती बढ़ा लिया, पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और भी जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है और फर्म है उस पर अपना प्रभाव डाल करके पाकिस्तान को दिए जाने वाले इमदाद या अनुदान या सहायता राशि, वो सब धीरे धीरे उसको बंद। हाँ, ये सब प्री प्लानिंग है। पॉलिटिक्स में कोई भी चीज सुनाई दे रहा है? तो घेरे की नीति, हाँ, तो इसमें रिंग फेंस पॉलिसी लाया गया, घेर दिया गया उसको, ठीक है। इसी के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, इसी पॉलिटिकल चेंज के अंतर्गत हमको दिखाई देता है दो महत्वपूर्ण युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध या आंग्ल मैसूर युद्ध पहला, और दूसरा आंग्ल मराठा, इन दोनों के साथ युद्ध लड़ा गया। और ये दोनों के दोनों मुगलों के बाद सबसे शक्तिशाली राज्य थे। एक तरफ मराठा और दूसरे तरफ मैसूर, एक तरफ पेशवा, दूसरे तरफ हैदर अली टिप्पू सुल्तान। अगर इन दोनों शक्तियों को इस समय तक 1813 से 1795 तक इनको खत्म कर दिया गया, मैसूर को श्रीरंगपट्टनम की संधि के पास, और इनको सहायक संधि के थ्रू मराठों को खत्म कर दिया गया। तो 1813 से पहले घेरे की नीति के अंतर्गत, रिंग फेंस पॉलिसी के अंतर्गत दुश्मन राज्यों को घेरा गया और उन राज्यों को जो दुश्मन स्टेट हैं उनके साथ वॉर करके, उनको पराजित करके उनके राज्यों को हड़प लिया गया। ब्रिटिश प्रेसिडेंसी में या कंपनी के राज्यों में मिला लिया गया। तो पॉलिटिकल चेंज आपको ये दिखता है। क्यों पॉलिटिकल चेंज लाया गया है? एक ही पर्पस है, अधिक से अधिक रेवेन्यू कलेक्ट करना और ट्रेड को बढ़ावा देना अपना। उनके आपके भूमि से कोई लगाव नहीं है, उनके आपके कल्चर से कोई लगाव नहीं है, आपके सोशल स्ट्रक्चर, सोशल फिनोमिना से कोई लेना देना नहीं है। उनका एक ही मकसद है कि भैया हम अधिक से अधिक पैसा कमा कर निकल जाएं। ठीक है, तो शिकारगाह की तरह, ऐशगाह की तरह यूज किया गया। और यही नहीं, ये यहाँ पे जो भी आए, जो यहाँ पे रह गए, जैसे मुसलमान, इस्लाम को मानने वाले लोग, जो मिडिल एशिया से बाबर आया, कुतुबुद्दीन ऐबक आया, ये लोग जो आए तो वो वहां से आए थे कि वहां पे कुछ था ही नहीं बेचारे के पास, खाने के लिए अखरोट और छुहारा के सिवा कुछ था ही नहीं, और खजूर के सिवा। वो बेचारे भूखे नंगे लोग थे, आए यहाँ पे सब कुछ मिला, यहाँ पे लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया, उनको भाई बनाया, उनको खाने को दिया, रहने को दिया, सब कुछ दिया, देन वो यहीं पर हो गए, यहीं पे रह गए। नहीं तो बाबर को क्या जरूरत था कि फरगना से भाग करके यहाँ चले आता। तो यहाँ पे सब कुछ था, सबों को पता था कि भारत समृद्ध है, शुरू से ही रिच कंट्री है, एजुकेटेड कंट्री है, यहाँ इंटेलेक्चुअल माइंडसेट है, यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। और उनको ये भी पता था कि इसी फेवरेबल कंडीशन में कुछ गद्दार कौम भी है, कुछ गद्दार लोग भी रहते हैं जो अपने हित के लिए देश को भी बेच सकते हैं, राष्ट्र को भी गिरवी दांव पे लगा सकते हैं, जैसे आज भी होता है। आज भी देखिएगा, अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई सरकार, वर्तमान सरकार एक्शन लेती है, देन विपक्ष
अभी देखो एक बखेड़ा हुआ सेंगोल को लेकर के, एक सेंगोल जो दंड की तरह है, सिंबल की तरह है राजतंत्र का, उसको पार्लियामेंट में रखा गया है सेंटर विस्टा में, तो उसको लेकर के विपक्ष बवाल कर रहा है कि क्यों रख रहे हैं आप, यही अगर टीपू सुल्तान का तलवार रख दिया जाता तो पूरा खुश हो जाते। तो हमारे यहाँ तो ये माइंडसेट है। तो ये चीज था, तो अंग्रेजों ने ये शुरू किया था, भारतीय आज भी इसको कैरी कर रहा है। इसीलिए तो कहते हैं इसीलिए तो कहते हैं कि हमारे यहाँ का जो व्हाइट कॉलर लोग हैं, हमारे यहाँ जो व्हाइट कॉलर लोग हैं वो एक तरह से शेडो, या आप कह सकते हैं कि प्रो ब्रिटिशर्स हैं या शेडो ब्रिटिशर्स हैं। वो कलर से भले ही ब्लैक, व्हाइट कॉलर व्हाइट कॉलर जो लोग हैं, हाँ व्हाइट कॉलर का लोग मतलब यह है जो प्रिविलेज रखते हैं समाज में, विशेषाधिकार, जो प्रेस्टीज रखते हैं, एलिट क्लास के लोग, जिसके पास अथॉरिटी है, वो लोग, ये लोग ज्यादा घातक हैं जो पहले से हैं। तो ये व्हाइट कॉलर को आपसे कोई मतलब नहीं है, वो अपने ही देश में नाक पर रुमाल रख करके घूमते हैं कि उनको गंदगी लगता है, गंदगी के लिए अपॉइंट किए गए हैं कि आप मिनिस्टर हैं, आप ये सब कीजिए, लेकिन जब वो आएंगे तो उनको गंदगी अच्छा नहीं लगता है, उनको गरीबों को रहन सहन अच्छा नहीं लगता है, उनको मिडिल क्लास अच्छा नहीं लगता है, उनको भूखे नंगे लोग अच्छा नहीं लगते हैं उनको, क्योंकि वो इस नीति के है, ये ब्रिटिशर्स ने इनको दे दिया है। तो पहला हुआ पॉलिटिकल चेंज, क्यों लाया गया? रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू जनरेशन के लिए। क्यों रेवेन्यू जनरेशन? ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज भी लाया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज क्या लाया गया? तो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, अब कल्पना करो, थोड़ा सा दिमाग खोल करके समझो कि मान लो हम यहां पे सत्ता पे काबिज हो गए, मान लो हम दिल्ली की सरकार हो गए या बिहार की सरकार हो गए, तो आज भी देखिएगा जब भी सरकार बदलता है तो सरकार सबसे पहला काम यह करती है कि अपने इच्छानुसार आईएएस पीसीएस अधिकारियों को ट्रांसफर और पोस्टिंग किया जाने लगता है। क्यों किया जाता है? ताकि वो अधिकारी उसके आदेशों को, मुख्यमंत्री के आदेशों को बखूबी ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर सके, ठीक है। इसी तरह से कई नए नए एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज लाए जाते हैं, कुछ कानून लाया जाता है, पास किया जाता है, और उसके माध्यम से सरकार अपने अनुसार काम करती है। ब्रिटिशर्स जब, या ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग या अधिकारी जब बंगाल जैसे प्रांत को अपने कब्जे में लिए, कर्नाटक और महाराष्ट्र, मराठा जैसे राज्यों को जब अपने कब्जे में लिए, तो उनको रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए और गवर्नेंस को या प्रशासन को चलाने के लिए कुछ प्रशासनिक परिवर्तन की आवश्यकता थी, और उन्होंने किया भी। तो क्या पूरी तरह से चेंज किए? नहीं, इन्होंने मुगलों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो ढांचा था, थोड़ा बहुत चेंज करके उसको बनाए रखा। ऐसा नहीं था कि अचानक सत्ता में आए और सब कुछ बदल दिए। जैसे नरेंद्र मोदी 2014 में सरकार में आए तो ऐसा नहीं है कि सारा रूल्स और रेगुलेशन, सारा सिस्टम को ही चेंज कर दिए, नहीं, उनको जहां जहां लगा कि ये सब चीज चेंज किया जा सकता है, चेंज करने से हमको मैक्सिमम आउटकम मिलेगा, देन उन्होंने चेंज किया। जैसे प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया गया, उसके जगह पे नीति आयोग को ले आया गया। जैसे पेंशन जो दिया जाता था उसको खत्म कर दिया गया, लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाने लगा, मतलब जिससे उनको लगता था कि जनमानस को अधिक से अधिक फायदा होगा। यहां पे याद रखो, ये अभी की जो सरकारें हैं ये लोक कल्याणकारी सरकार है, पब्लिक वेलफेयर स्टेट है, और वो जो कंपनी की जो सरकार है, ये कंपनी की सरकार है, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार है। तो कंपनी अगर गवर्नमेंट में आ जाती है तो वो तो सिर्फ अपना फायदा देखेगी ना, उनको लोक कल्याण से, पब्लिक वेलफेयर से क्या मतलब है। अगर आज हम अंबानी को, अडानी को, टाटा को, बिरला को सरकार में बैठाते हैं तो उनका एक ही मोटिव होगा, अधिक से अधिक इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना है, अधिक से अधिक फिनेंशियल ग्रोथ करना है, अपना ना कि पब्लिक का। लेकिन ये पब्लिक वेलफेयर
गवर्नमेंट है वर्तमान की, दिन वो चेंज करती है तो पब्लिक लोग के हित को ध्यान में, पब्लिक के इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके, लेकिन यहाँ पे कंपनी जो चेंज कर रही है वो कंपनी के बेनिफिट को ध्यान में रख करके, कंपनी मैक्सिमम फायदा कैसे उठा सके भारत से, भारत के रिसोर्सेज का कैसे ज्यादा से ज्यादा दोहन कर सके। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि कंपनी ने, मान लो मुगलों का जो प्रशासनिक ढांचा था, हाँ व्यवस्था था, उसमें कुछ परिवर्तन किया, थोड़ा बहुत परिवर्तन किया, बाकी एज इट इज बने रहने दिया। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि प्रशासनिक परिवर्तन में क्या क्या परिवर्तन किया। तो इसमें देखेंगे तो दो महत्वपूर्ण परिवर्तन है। एक तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम, भू राजस्व नीति में बदलाव लाया गया। किसके किसके द्वारा? तो वॉरेन हेस्ट, यहां पे देख लो, दिखाते हैं थोड़ा सा। प्रशासनिक परिवर्तन में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन है। एक है भू राजस्व नीति, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में चेंज लाया गया, तथा जुडिशियल सिस्टम, न्यायिक व्यवस्था, उसमें भी चेंज लाया गया। इन वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज में दो तरह का चेंज हम बात कर रहे हैं। 1765 से 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी क्या सोच रही थी और किस स्ट्रेटेजी पे, किस पॉलिसी पे काम कर रही थी, क्या मोटिव था, उसका उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था। तो पर्पस एक ही है, अधिक से अधिक व्यापार को समृद्ध करना, बढ़ावा देना। इसके लिए पैसा का व्यवस्था भारत से ही करना है। तो पैसा का व्यवस्था कैसे होगा? तो राज्य को जीत करके, और राज्य को जीत करके फिर वहां से अधिक रेवेन्यू कलेक्ट करना, अधिक से अधिक रेवेन्यू कलेक्ट करना, और रेवेन्यू कलेक्ट करके अपना आय बढ़ाना। अब स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में कंट्रोवर्सी होगा, विवाद होगा। तो विवाद होगा तो इस विवाद का समाधान के लिए भैया क्या, तो एक नया जुडिशियल सिस्टम, जो आज आपका जो पैटर्न है जुडिशियल सिस्टम का, न्यायिक व्यवस्था का, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो ढांचा है, उसकी अब शुरुआत की जाने लगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ये सब कुछ यहीं से आया है, ये सब कुछ, ये जो यहीं का है, यही इन्हीं लोगों का देन है। हमारे यहाँ का जुडिशियल जो सिस्टम था, जो हमारी परंपरागत जुडिशियल सिस्टम थी, वो दरअसल पंच से शुरू होता था, पंचायत से, पंच परमेश्वर से शुरू होता था। उसके बाद चले जाता था राज्य स्तर पर, राज्य के राजा न्याय करते थे आखिरी, और उससे भी ऊपर चले जाते थे तो जो देश का सम्राट होता था वो न्याय करता था। अब मान लो आप मराठा का राज्य में हो और आपका कोई जमीन हड़प लिया, चोरी कर लिया, हत्या हो गया, कुछ भी ऐसा क्राइम किया गया, तो उसके लिए न्याय कहाँ मांगने जाएंगे? तो उसके लिए पंचायत होता था। पंचायत के बाद फिर राज्य का अपना जुडिशियल सिस्टम होता था। जैसे महाराष्ट्र राज्य में है तो उसका अपना जुडिशियल सिस्टम होता था, उसके अधिकारी होते थे। उस अधिकारी के पास जाकर के आप अपील करते थे कि राजा जी या अधिकारी महोदय, हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, दिन वो न्याय करता था। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि वो देसी सिस्टम था, इंडिजिनस सिस्टम था। लोग उससे सेटिस्फाई होते थे, लोगों की आवश्यकता, और आप कह सकते हैं कि लोगों के जो सरकमस्टेंसेस होता था उसको ध्यान में रख करके निर्णय लिया जाता था। और ये क्या है कि ये आंख बंधी हुई न्याय की मूर्ति है। इनको बस फैक्ट चाहिए, इनको बस प्रमाण चाहिए। इसीलिए ये सिस्टम खर्चीला है, लेंदी है। लेकिन दुनिया अब इसी पे चल रहा है तो हम भी इस पे चल रहे हैं। नहीं तो हमारा न्याय सिस्टम पंचायती न्याय सिस्टम था। हम लोग पढ़ेंगे न्याय सिस्टम, न्याय व्यवस्था या एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो इसकी बारीकियों को हम बताएंगे कि एक तरह से एक क्लासिकल एग्जाम्पल भी रहा है। जैसे चोल काल का जो सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेटिव, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम,
नाडु, वालानाडु, ऊर, ये जो सिस्टम था ये मिनी डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता था। तो वो सिस्टम हम छोड़ दिए और उसके जगह पे हमको ये सब थोपा गया। ठीक है, तो दूसरा प्रशासनिक चेंज लाया गया इस समय में। तीसरा क्या हुआ, आर्थिक। इसमें जो महत्वपूर्ण चेंज हुआ वो हुआ ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन की निकासी। यानी कि भारत का धन अब चला जाता था इंग्लैंड। यहीं से शुरू हो गया था। ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी जब से भारत को कब्जा में की, उसका कोशिश यही होता था यहां का धन को किसी तरह से इंग्लैंड पहुंचा देना। तो अब तो पहुंचाने में आसान भी था, यहीं का पैसा से सामान खरीदिए और पहुंचा दीजिए, वहां बेच करके पैसा कमाइए, रखिए पैसा, वहां से पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है, यहीं का पैसा लीजिए और यहीं से फायदा उठाइए। और इससे क्या हुआ, धन की निकासी से क्या हुआ, फिर जो यहाँ का हस्तशिल्प था, क्राफ्ट, यानी कि जो वर्ग था, जो अलग अलग जाति के लोग थे। हमारे यहाँ जाति व्यवस्था क्या है, दरअसल एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी है जाति व्यवस्था। हर एक जाति के पीछे जैसे ही आप किसी जाति विशेष का नाम लेंगे, देन आपके जेहन में तुरंत ख्याल आएगा कि फलना काम करता होगा। अब ये क्या हो गया कि इनके आने से ये जो जाति विशेष का जो काम था, मिट्टी का बर्तन बनाने वाला, धातु का बर्तन बनाने वाला, औजार बनाने वाला, व्यापार करने वाला, या जो भी सामान बनाने वाला वर्ग है, अलग अलग जाति अलग अलग काम, वो सब का काम छीन लिया गया, यानी शिल्प का पतन हो गया। कैसे छीन लिया गया, तो इनको एक तरह से मजदूर की तरह इनको कन्वर्ट कर दिया गया। कंपनी को चाहिए भैया इतना टन हमको नील चाहिए, दिन सबों को उस खेती में लगा दिया जाता था कि मजदूरी करो, नील का उत्पादन करो और उसको उगाना। और दूसरी ओर यहां पे जो सामान बनता था, थोड़ा सा समझ लो, मान लो हम मिट्टी के बर्तन बनाते हैं या चीनी मिट्टी के बर्तन बनाते हैं या कोई भी औजार बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, आज भी गांव में देखिएगा कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है या बढ़ई लकड़ी का सामान बनाता है या लोहे का सामान बनाता है, तो वो अपने गांव और आसपास के गांवों में बेचता है वो। ठीक है, इसीलिए आप देखिएगा आज भी भारत के गांवों में हर एक जाति के लोग रहते हैं, अगर नहीं है तो आसपास के गांव में मिल जाएंगे आपको। कंप्लीट सोसाइटी होता था, हर एक जाति के लोगों को रखा जाता था या रहा जाता था। इसीलिए जाति व्यवस्था तोड़ता नहीं है बल्कि और लोगों को बांधता है, क्योंकि एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं। और ये जाति व्यवस्था इसीलिए बनाया गया था ताकि आप जिस कार्य विशेष में सिद्धहस्त हैं, उस कार्य विशेष में और भी ज्यादा सिद्धहस्त होइए, और भी ज्यादा उत्कृष्ट प्रदर्शन कीजिए और करके समाज को दीजिए। लोहार से अपेक्ष स्पेशलाइजेशन हो जाता था विशेषकर। जाति दरअसल आपको पैदाइशी पीएचडी का डिग्री देता है। जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम आपको पैदाइशी पीएचडी का डिग्री देता है कि आप लोहार के बच्चे हैं, देन आप धातु कर्म में सिद्धहस्त होंगे और अच्छे से अच्छे धातु के सामान बना करके समाज को देंगे। लेकिन ये जब आए तो ये क्या किए कि 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया है। अब वहां पे बड़े बड़े मशीनों से सामानों को बनाया जा रहा है और बना करके इनको सस्ते दामों में भारत के बाजारों में बेचा जा रहा है, ताकि जो चीज एक लोहे का कुदाल अगर लोहार बनाता है तो यहाँ 50 रुपए में बेचता है, लेकिन यही इंग्लैंड से जो बन करके इंडस्ट्री से आता है वो यहाँ आता है तो 30 रुपए में बेचा जाता है। धीरे धीरे क्या होगा, लोग यहाँ के लोहार के लोहे का सामान नहीं खरीद करके वहां के सामान को खरीदने लगेंगे। जैसे चाइना वाला करता है, जैसे आज भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी करती है। जैसे रिलायंस जियो को जब अपना 4G सिम बेचना था, देनो क्या कि फ्री में सबको बांट दी, साल भर 6 महीना फ्री में यूज करो। उसके बाद जब आप मार्केट से जब सारी टेलीकॉम कंपनियां गायब होने लगी, कमजोर पड़ गई। देखो ना कितनी टेलीकॉम कंपनियां थी, टाटा था, एयरसेल था और पता नहीं कितना था, हमको नाम भी याद नहीं है, हच था, हाँ, तो वो सब के सब तो ठीक है। तो ये जो कार्य किया गया, इससे क्या हुआ कि भारत का जो शिल्प था, क्राफ्ट क्लास, वो धीरे धीरे बेरोजगार हो गया।
उनकी जो परंपरागत पेशा थी उनके हाथ से छीन लिया गया। तो इन्हें क्या करेंगे बेचारे? तो ऐसी स्थिति में या तो ये ब्रिटिश कंपनी के सेना में भर्ती होंगे या फिर गांव वापस जाकर के खेती बाड़ी में कर लगेंगे। उनके पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो इसीलिए ये लोग बेरोजगार हो गए। यहीं से गरीबी, भुखमरी सब शुरू हो गई। तो ये दो काम किया गया, शिल्प का पतन और तो इस समय आर्थिक नीति में एक तो धन का निकासी हुआ और दूसरा पतन हो गया। नेक्स्ट है सामाजिक। तो सामाजिक मामले में अगर देखा जाए तो जो सामाजिक ढांचा था पहले से, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किए। देसी व्यवस्था, इंडिजीनस मतलब देसी, जो यहीं पे हुआ। इंडिजीनस मतलब देसी, इंपोर्टेड नहीं। अब हम धोती पहन रहे हैं तो हमारा धोती यहीं से बनता है, यहीं पे उसका कॉटन भी बनता है, पैदा होता है, यहीं पे उसको सब कुछ यहीं पे होता है। तो देसी सिस्टम हो गया। सामाजिक व्यवस्था की अगर बात कर रहे हैं इस समय, तो इस समय के सामाजिक ताना बाना या जो ढांचा था उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं लाया गया। सामाजिक ढांचा में कोई चेंज नहीं। उनको डर था कि अगर समाज में हस्तक्षेप करेंगे, यहाँ के जाति व्यवस्था, यहाँ का समुदाय सिस्टम, यहाँ का आचार व्यवहार, यहाँ का विश्वास, इस पर अगर हस्तक्षेप करेंगे, महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों, इनके साथ का जो व्यवहार है, जो इनका ट्रेडिशनल व्यवहार है भारतीयों को, उसको ऐसे ही रहने दिया जाए। क्योंकि अगर उसमें हस्तक्षेप करेंगे देन ये समाज और धर्म दो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा। समाज और धर्म बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा होता है। उसमें कोई भी सरकार जल्दी हस्तक्षेप नहीं करती है। अब भारत का सेंटीमेंट तो धर्म और समाज से ही चलता है। तो इस समय कोई रिस्क नहीं लिया गया। इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि ये नए थे, अभी अपने आप को सेट ही कर रहे थे। जब सेट हो जाएंगे तो फिर इनमें भी चेंज करेंगे, फिर लाएंगे ना सती प्रथा उन्मूलन, विडो मैरिज एक्ट, फिर लाएंगे ना चाइल्ड क्या कहते हैं उसको, बाल विवाह संरक्षण अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। बाल विवाह, बचपन में जो शादी कर दिया जाता था उसके खिलाफ, ये इस तरह के कई तरह के सोशल चेंज करने वाले रूल्स और रेगुलेशन लाए जाएंगे, लेकिन बाद में जब ये अपने आप को यहाँ पे सोशल रिफॉर्म तब। और हम वो खुद नहीं करेंगे, एजेंट खड़ा करेंगे। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को एजेंट की तरह खड़ा करेंगे। वो सब के सब ब्रिटिश एजेंट थे, राजा राम मोहन राय भी एजेंट ही था। आज बंगालियों की हालत ऐसी क्यों हो गई है? वहां की महिलाएं वहां के पुरुषों को कंट्रोल करती हैं। पता है क्यों? ये सब के सब गलती राजा राम मोहन राय की है। अगर राजा राम मोहन राय नहीं किया होता, महिला वहां के पुरुषों को आज चूड़ी पहना दिया है और महिलाओं को दे दिया है डमरू बजाने के लिए, तुम बजाते रहो और ये नाचेगा। और ये नाचता है बंगाली लोग। बंगालन जो बोलेगी वही बंगाली करेगा। डर से उसका बोले नहीं निकलता है बंगाली का अपनी पत्नी के सामने। ये राजा राम मोहन राय का देन है। केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, ये महिलाओं का इंपावरमेंट नहीं कर रहे थे, बल्कि उनको फ्रीडम के नाम पे उसको बरगलाया गया, उसको खराब किया गया। और ये एजेंट था, वो समाज बदलेगा और इसके पीछे ब्रिटिशर्स थे, उसके पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, बड़ी मुस्कुरा रही है, क्या बात है? यही सच्चाई है बाबू। इसको राष्ट्रपिता कहा गया, भारत के आधुनिक राष्ट्रवाद के जनक कहा गया राजा राम मोहन राय को। और वो एजेंट था तो ब्राह्मण ही। जितना भी समाज को बर्बाद करने में ब्राह्मणों का योगदान रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहा है। पूरी तरह से आप इसको नकार नहीं सकते हैं। जो समाज जिस जगह पे पहुंचा है, इसके पीछे ब्राह्मणों का भी पूरा हाथ है। अच्छा, ब्राह्मण बिगाड़ता भी है और ब्राह्मण बिगाड़ता भी है और ब्राह्मण बनाता भी है।
सृजन और संहार दोनों करता है ये। हाँ, इसीलिए समाज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही कम्युनिटी रहता है। ये गद्दार नहीं हो सकता है। ये गद्दारी नहीं करता है। नहीं, वो तो खैर वो तो जैसे कोई भी रिचुअल होता है ना, कोई भी सोशल प्रैक्टिस होता है, वो समाज को ध्यान में रख करके ही बनाया जाता है। हर एक चीज में फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। कोई भी चीज अगर रिजिड हो जाएगा तो वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। अगर पंडित जी कह रहे हैं कि आपको तकलीफ है कि नहीं, हम पूरा बाल नहीं छिलवाएंगे, दिन पंडित जी के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो कहेंगे ठीक है थोड़ा सा कटवा लो। जैसे हमारे बच्चा, मम्मी हम खाना नहीं खाएंगे, लेकिन मम्मी का जानती है कि अगर भूखे जाएगा तो इसको हो सकता है रास्ते में कोई दिक्कत हो जाए, तो कहती है बेटा 2 कवर ही खा ले। तो सेम चीज है, ब्राह्मण हमेशा ही फ्लेक्सिबल था। अच्छा, दिक्कत क्या है? दिक्कत एक और है कि ब्राह्मणों को हमेशा, जैसे ब्राह्मणों को एक मनुस्मृति में आपद धर्म बताया गया है। मनुस्मृति कहता है कि ब्राह्मणों का जैसे आपको पता है कि हर एक कास्ट का अपना अपना प्रोफेशन है, तो ब्राह्मणों का प्रोफेशन क्या है? शिक्षा देना और शिक्षा लेना। ब्राह्मणों का मूल प्रोफेशन यही है। उसके बाद अगर वो संकट में आ जाए, वो शिक्षा लेने वाला कोई नहीं हो जहां पे ऐसी जगह पे, तो वैसी स्थिति में वो क्या करे? तो ब्राह्मणों के लिए कहा गया कि आप वस्त्र का व्यवसाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण एक तरफ, ब्राह्मण का काम शिक्षा लेना और देना, दूसरा संकट आ गया तो वैश्य का काम भी कर सकता है। वैश्य का काम में कोई भी काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ वस्त्र का काम, वस्त्र का व्यापार कर सकता है। ठीक है, इसलिए ब्राह्मण अगर शिक्षा में जाए, अगर वस्त्र के काम में जाए तो बहुत सफल होता है। हाँ, आज भी देखना, अगर कोई टीचर है और उसके नाम के आगे पांडे, मिश्रा, तिवारी, चौबे लगा हुआ है तो कोई भी आदमी आंख बंद करके विश्वास कर लेगा कि हाँ ये मास्टर अच्छा होंगे। अब अगर लगा हो या लगा हो, पासवान लगा हो, लोहार लगा हो, ये तो कोई भी कहेगा कि चला इसके पास हम पढ़ के क्या करेंगे। बस टाइटल तुरंत देखो, डॉक्टर के पास इलाज कराने जा रहे हैं, अब चले गए हम किसी पासवान के पास, किसी राम के पास, तो आपको दिक्कत हो जाएगा। अगर वो अनुभवी डॉक्टर हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके साथ एक लंबा अनुभव जुड़ा हुआ है, देन आप वहां पे वो इलाज करा सकते हैं। और अगर नया डॉक्टर है तो स्वाभाविक है कि वो कहीं ना कहीं उस होगा। तो प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन हमारे यहाँ जाति व्यवस्था में किया गया है, और ब्राह्मणों के लिए चारों काम बताया गया, जहां शिक्षा देना और शिक्षा लेना, व्यवसायी या वैश्य वर्ग में अगर जाना चाहे, आपद धर्म में तो कपड़े का व्यापार करें, और अगर राष्ट्र संकट में हो तो फिर एज ए सैनिक की तरह भी उसे काम करना, यानी तलवार भी उठाना पड़ेगा। इसीलिए इतिहास, अब आप पढ़ रहे हैं इतिहास तो देखेंगे कि इतिहास में जब जब युग परिवर्तन हुआ तो उसका नेतृत्व तो ब्राह्मणों के हाथ में आया। चाहे वो फ्यूडल पीरियड की बात करें, चाहे मुगल पीरियड की बात करें, चाहे हम ब्रिटिशर्स को भगाने में बात करें। ब्रिटिशर्स को भगाने में 70% लीड करने वाले लोग और अपने जान कुर्बान करने वाले लोग ब्राह्मण ही थे, कोई दूसरा कम्युनिटी का नहीं था। ये रिकॉर्डेड बात बता रहे हैं, ऐसे नहीं बता रहे हैं, ये रिकॉर्डेड बात है, आप इसको सर्च करके देख सकते हैं। तो जब जब राष्ट्र संकट में आया, दिन इनको तलवार भी उठाना है। और जो सबसे निम्न स्तर का काम है आपद धर्म में, वो है खेती का काम। अगर राष्ट्र अकाल पड़ जाए, भूखमरी आ जाए, तो वैसी स्थिति में ब्राह्मण का यह धर्म बनता है कि वो हल भी पकड़ ले, नहीं तो अन्यथा आज भी गांव में ब्राह्मण हल नहीं पकड़ता है, स्वयं से हल नहीं चलाता। ये पाप है, ये पाप है। इसीलिए ब्राह्मणों के पास भूमि हमेशा कम रही है, ब्राह्मणों ने भूमि को तरजीह नहीं दिया, क्योंकि इनका संस्कार और जो धर्म है उसके खिलाफ, ब्राह्मण धर्म के खिलाफ है। हिंदू धर्म और सनातन धर्म नहीं, ब्राह्मण धर्म, हर एक जाति का धर्म, हर एक व्यक्ति का धर्म, हर एक वस्तु का धर्म। धर्म का मतलब होता है प्राकृतिक व्यवहार, जो आप में सॉफ्टवेयर इनबिल्ट किया गया है, उसी अनुसार आप अपना आचरण रखिए, वही है धर्म।
न कि सिर्फ अगरबत्ती दिखाना और पूजा करना। धर्म के कई मायने होते हैं, न्याय भी धर्म है, संस्कार भी धर्म है। इस पे हम आगे बात करेंगे किसी दिन जब उस पर पहुंचेंगे तब, ठीक है। जैसे राजनीतिक धर्म क्या कहता है, न्यायिक धर्म क्या कहता है, पिता का धर्म क्या कहता है, भाई का धर्म क्या कहता है, प्रेमी का धर्म क्या, सबका धर्म है, यानी कि प्राकृतिक आचरण करना है आपको, वो धर्म। तो सामाजिक नियम में शुरू में हस्तक्षेप नहीं किया गया, जैसा था वैसे बना रहने दिया। संस्कृति में भी प्राच्यवादी कॉन्सेप्ट को बरकरार रखा गया, प्राच्यवादी कॉन्सेप्ट को बरकरार रखा गया, उसको बल दिया गया। मतलब जैसा जो लोगों का सोच था, रहन सहन, खान पान, आचरण व्यवहार, वो सब के सब ऐसे नहीं रखा गया। तो कुल मिला जुला करके जो कमर्शियल फेज था 1765 से 1813 तक, वो मुख्यतः 3 मेजर चेंजेस को लाता है, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिकल चेंज। और क्या क्या चेंज आया समझिए। अब इसमें जो जो हम बात किए हैं ये सब के सब एक टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ ओवरलुक कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। अब हमने बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज लाया गया, हमने कहा रिंग फेंस पॉलिसी लाई गई। तो क्या है रिंग फेंस, कौन लाया, कैसे लाया गया, कैसे इंप्लीमेंट किया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज में हमने कहा कि भैया यहाँ पे लैंड जुडिशियल सिस्टम नया लाया गया, लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाया गया, कौन कौन सा, अस्थाई, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी। क्यों लाया गया, कैसे लाया गया, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ या उसका आउटकम क्या हुआ, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। वो पीटी में भी काम आता है और मेंस में भी सवाल पूछे जाते हैं। तो इकोनॉमिकल में भी, इकोनॉमिकल में हम देखें कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, धन का निष्कासन हुआ, जो आज भी हो रहा है। धन का निष्कासन को समझना है तो ऐसे समझ लो कि जो सेल कंपनियों के माध्यम से पैसों को बाहर भेजा जाता है, स्विस बैंक में पैसों को जमा करना, काले धन को ले जाकर के दूसरे देशों में टैक्स हेवन कंट्री में इन्वेस्ट करना, ये सब के सब धन का निष्कासन है। आज भी होता है धन का ड्रेन ऑफ वेल्थ। आज भी हमारा जो स्विस बैंक में इतना पैसा है कि देश का 5 साल का जीडीपी का पैसा है स्विस बैंक में। अगर वो पैसा वापस ला दिया जाए तो हर एक नागरिक को, जो मोदी जी कहते हैं कि 15 लाख रुपया देंगे, मिल जाएगा। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ आज भी हो रहा है, उस समय भी हो रहा था। तो जो अंग्रेज करके गए थे वही आज के पॉलिटिशियन करते हैं, आज भी कर रहे हैं, ठीक है।